हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज का हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर है मेजर लैंडफॉर्म ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले बहुत सारे चैप्टर हमने पढ़े हैं। अगर आपने वो उन चैप्टर के एमसीक्यू नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, है ना। तो आप जाइए, विजिट कीजिए। आपको हर चैप्टर के बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी मिलेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो इससे आपका एक क्विक रिवीजन भी हो जाता है जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, है ना। तो आज का चैप्टर है मेजर लैंडफॉर्म ऑफ अर्थ। ये जो सीरीज है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट पेपर 2 एसएसटी वाले बच्चों के लिए, जिन्होंने पेपर 2 में एसएसटी देना है ना। जो नेक्स्ट सीटेट होने वाला है मे भी दिसंबर में होगा, है ना, 2024 या जनवरी 2025 में आपका नेक्स्ट सीटेट हो जाएगा। तो अभी से लग जाइए, नोटिफिकेशन का वेट नहीं कीजिए, क्योंकि टाइम फिर कम रहता है और आपको बहुत सारे सब्जेक्ट कवर करने होते हैं, है ना। तो जो भी इंग्लिश पेडागोजी की क्लास हो, हिंदी पेडागोजी की क्लास हो, सीडीपी हो, ये सारे आपको आफ्टर नोटिफिकेशन इन सब चीज़ों की क्लासेस देखने को मिलेगी। अभी क्या है, एसएसटी का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बहुत पढ़ना है हमको। 6th 7th 8th का तीनों पोर्शन हमको हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी पढ़ना है, इसलिए अभी से हमें पढ़ना स्टार्ट करना होगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए फिर पढ़ते हैं मेजर लैंडफॉर्म ऑफ अर्थ कौन कौन से हैं, यानी पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल। बाइलिंगुअल सेशन होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए इक्वली बेनिफिशियल है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजर लैंडफॉर्म ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। द सरफेस ऑफ अर्थ इज नॉट द सेम एवरीवेयर। जो हमारा अर्थ का सरफेस है ना, वो एक समान नहीं है हर जगह। कहीं आपको माउंटेन मिलेंगे तो कहीं आपको प्लेट्यू मिलेगा, कहीं आपको पठार मिलेगा तो कहीं पठार मिलेगा तो कहीं आपको प्लेन एरिया मिलेगा, है ना। तो इस तरह के अलग अलग वेरिएशन आपको देखने को मिलते हैं हमारी इस प्यारी धरती पर, है ना। तो सरफेस ऑफ द अर्थ, हमारा जो अर्थ का सरफेस है, सतह है, वो हर जगह एक समान नहीं है। कहीं आपको मैंने बताया माउंटेन, प्लेन और प्लेट्यू मिलेंगे, पहाड़, पठार और मैदानी भाग भी हमारे धरती पर मिलेंगे। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कभी, अगर आप प्लेन एरिया में रहते हो तो आप हिल स्टेशन को ऑब्जर्व करने जाते हो, वहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर करने जाते हो, है ना। अगर आप हिली एरिया में रहते हो तो आप चाहते हो कि मैं जाके प्लेन एरिया देखूं, है ना। तो इन सब चीज़ों का वेरिएशन हमारे कहाँ मिलेगा? हमारे धरती पर, हमारे अर्थ पर मिलेगा। और इन्हीं चीज़ों को हमें पढ़ना है कि ऐसे वेरिएशन आखिर क्यों है हमारे धरती पर, हमारे पृथ्वी पर। अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म क्यों है, अलग अलग की सतह क्यों है, क्यों एक जैसी सतहें नहीं है ना। तो देखिए, अब विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण 2 प्रक्रियाओं से होता है। अब क्या होता है, 2 तरह की प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है ना, जिससे क्या है, आपको अलग अलग तरह के सतह जो है आपकी धरती पर देखने को मिलती है ना। तो जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो, इस पिक्चर में क्या दिखाया है, कहीं आपको मैदानी भाग दिख रही है ना, प्लेन एरिया दिख रहा है, तो कहीं आपको माउंटेन दिख रहा है, तो कहीं आपको प्लेट्यू दिख रहा है ना। इन सब चीज़ों के बीच में, इन तीनों चीज़ों के बीच में हम डिफरेंस बताएंगे आपको कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माउंटेन, प्लेन एंड प्लेट्यू, है ना। यानी पहाड़, पठार और जो मैदानी भाग है उनमें क्या अंतर होता है, ठीक है। तो देखिए, मेजर ऑफ लैंडफॉर्म ऑफ अर्थ कैसे बनता है। कहीं आपको नदियां बहती हुई दिखेंगी, है ना। नदियों के साथ दूसरी नदियां जब जुड़ती हैं तो क्या बनाती है, ट्रिब्यूटरी बनाती है। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है कि सहायक नदियां, है ना, बहती हैं, मिलती हैं। आगे आप पढ़ोगे, जब आगे की क्लास की ज्योग्राफी में पढ़ोगे ना, तो आप नदियां कहाँ से निकलती हैं, कैसे ट्रिब्यूटरी जुड़ती हैं, है ना। इन सब चीज़ों के बारे में हमें आगे पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा आगे की क्लासेस, आप देखना। यहाँ पे हम समझते हैं ट्रिब्यूटरी है, यहाँ पे आपको प्लेट्यू है यानी पठार है, यहाँ माउंटेन है, पहाड़ है, ये प्लेन एरिया है, मैदानी भाग है। बहुत सारे जब माउंटेन एक साथ जुड़े होते हैं तो वो रेंज यानी श्रृंखला बनाते हैं, है ना। आपको कहीं लेक मिलेगा, तालाब मिलेगा, बड़े बड़े लेक, है ना। तो कहीं आपको डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, रिवर माउथ को हम डेल्टा कहते हैं, है ना। तो कहीं आपको क्या मिलेगा, आपको स्थमस मिलेगा। स्थमस
मिलेगा तो कहीं आपको स्ट्रीट मिलेगा। इस्थमस क्या होता है और स्ट्रीट क्या होता है ये हम थोड़ा सा अभी समझेंगे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इस्थमस एंड स्ट्रीट, है ना। स्ट्रीट को हम हिंदी में बोलते हैं जल डमरू मध्य, है ना। तो ये भी एक लैंड फॉर्म का ही एक क्या है, पार्ट है। लेकिन बेसिकली हमें इस चैप्टर में 3 तरह के लैंड फॉर्म ही पढ़ने हैं, माउंटेन, प्लेन एंड प्लेट्यू, पहाड़, पठार और मैदानी भाग, ठीक है। तो इस तरह के लैंड फॉर्म हमें यहाँ मिलेंगे। देखिए अब यहाँ पर मैंने 2 इमेज डाले हैं। इस इमेज में आपको क्या देखना है, ये है इस्थमस। इस्थमस क्या होता है, जब दो एक पतली सी, है ना, पतली सी लैंड से 2 बड़े लैंड जुड़े होते हैं, है ना। जैसे हम एक एग्जांपल पे लेते हैं, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका क्या है, एक पतले से लैंड फॉर्म से जुड़ा हुआ है ना। तो उसको हम इस्थमस कहते हैं। और स्ट्रीट क्या होता है, स्ट्रीट होता है जैसे पानी, यहाँ पे लैंड जुड़ रहा है और यहाँ पे पानी का, मान लो कि यहाँ पे कोई और समुद्र है और यहाँ पे कोई और समुद्र है। मान लो कि यहाँ पर एक तरफ हिंद महासागर है तो मान लो एक तरफ प्रशांत महासागर, और इन दोनों को जोड़ने के लिए एक पतली वाटर बॉडी रहती है, उसको हम स्ट्रीट कहते हैं, जल डमरू मध्य बोलते हैं, ठीक है। तो ये फिगर आप समझिएगा, ये है इस्थमस और ये है स्ट्रीट। स्ट्रीट का मतलब होता है जल डमरू मध्य, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कर दिया जाए तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। अब डिफरेंस क्या होता है, इस्थमस क्या होता है, इट इज ए नैरो स्ट्रिप। अभी मैंने दिखाया ना आपको, नैरो स्ट्रिप होता है, पतली सी क्या होती है, जमीन का पार्ट होता है जो कि 2 बड़े कॉन्टिनेंट को जोड़ता है, 2 बड़े सतहों को जोड़ता है ना। तो इट इज ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट जॉइन 2 लैंड मास, बड़े बड़े 2 लैंड मास को जोड़ता है ना। नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड विद साउथ अमेरिका विद ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड। इसको हम क्या बोलते हैं, इस्थमस ऑफ पनामा के नाम से जानते हैं। ये मैंने पिछली क्लास में, पिछले चैप्टर में बताया था आपको। स्ट्रीट क्या होता है, ये भी नैरो होता है, स्ट्रीच नैरो स्ट्रीच ऑफ शैलो वाटर, है ना, विच कनेक्ट 2 लार्ज वाटर बॉडी। यानी जो वाटर 2 लार्ज वाटर बॉडी को जोड़ने का काम कौन करता है, स्ट्रीट करता है, जल डमरू मध्य करता है। लेकिन 2 बड़े लैंड फॉर्म को जोड़ने का काम कौन करता है, पतली सी यहाँ पे स्ट्रीट रहेगी, गली रहेगी, उसको हम बोलते हैं इस्थमस। तो हमने पनामा इस्थमस फेमस है। अगर हम स्ट्रीट की बात करें यानी जल डमरू मध्य की बात करें, तो पॉल्क स्ट्रीट जो है ना, जो कि इंडिया और श्रीलंका को जोड़ने का काम करता है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी स्ट्रीट पाई जाती है, पॉल्क स्ट्रीट। बस यही चीज यहाँ पे हिंदी में लिखा है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बाइलिंगुअल सेशन, है ना। तो दोनों बच्चे मेरे लिए इक्वल है, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो। इस्थमस क्या होगा, यह भूमि एक संकरी पट्टी है जो 2 भूभागों को जोड़ती है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से पनामा इस्थमस नाम की भूमि एक संकरी पट्टी से जुड़ा हुआ है। जल डमरू मध्य क्या है, ये उथले पानी यानी शैलो वाटर, उथले पानी का एक संकरा विस्तार है जो समुद्र और महासागर जैसे 2 बड़े जल निकाय को जोड़ता है। पॉल्क जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को विभाजित करता है, ठीक है, समझ में आया। जैसे हमारा ये भारत है, ठीक है, रफली अगर बनाओ और यहाँ पे आपको श्रीलंका मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको जो स्ट्रीट मिलेगी ना, ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। यानी स्ट्रीट का काम है यहाँ अलग करना और इस्थमस का काम क्या है, जोड़ना। समझ में आई बात, ठीक है। चलिए अब जो हमारे वेरियस लैंड फॉर्म है ना, हमारे लैंड फॉर्म है, कहीं आपको पठार दिख रहा है, कहीं आपको पठार दिख रहा है, कहीं आपको मैदानी भाग दिख रहा है। ये होते कैसे, आखिर ऐसा कैसे आपको वेरिएशन, आपको अलग तरह के दिखते हैं। तो दीज लैंड फॉर्म आर रिजल्ट ऑफ 2 प्रोसेस। ये 2 प्रक्रियाओं के चलते होता है, ठीक है। अब आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जिस धरती पे हम खड़े हैं ना, ये खड़े होते हैं, खड़े रहते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, हर चीज, हर एक्टिविटी करते हैं, वो धरती क्या है ना, आपको पता नहीं चलता लेकिन वो कंटिन्यूअसली मूव करती रहती है। जो हमारी धरती है जहां हम खड़े हैं, भले हमें फील ना हो क्योंकि जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत धीरे धीरे क्या होती है, मूव करती रहती है, घूमती रहती है, चलती रहती है ना। तो जिस हम धरती पे खड़े हैं उसके जो अंदर की चीजें हैं ना, वो धीरे धीरे मूव करती है। मूव करने का मतलब है चलती रहती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिस जमीन पर आप खड़े हैं वह धीरे धीरे हिल रही है। क्या आपको पता है, अगर आपको बोल दिया जाए कि अर्थक्वेक आ गया है ना, धरती अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया,
भूकंप आता है तो हमें फील होता है ना, हमारे पंखे, हमारे घर के दरवाजे सब कुछ हिलने लगते हैं और हम आओ ना ताओ देखते हैं, हर चीज को छोड़ के हम बाहर भागते हैं, है ना। लेकिन आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा कि हमारी धरती अभी भी हिल रही है, लेकिन हम फील नहीं कर पाते, क्योंकि जो वो उसकी स्पीड है, जो उसका उसके मूव करने का जो स्पीड है वो बहुत धीरे है, इतना स्लो है कि आपको पता नहीं चलता। क्या होता है, हम क्या पढ़ते हैं कि हमारी धरती के नीचे बहुत सारी प्लेट्स हैं, है ना। तो वो प्लेट्स क्या होती है, जब घसकती है ना तो क्या होता है, अर्थक्वेक आता है, आपका भूकंप आता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये प्लेट्स भी मूव करती रहती है ना, हल्का हल्का, इतनी स्लो होती है कि आपको पता नहीं चलता है, ठीक है। तो ये जो होता है ना, हमने क्या बोला कि जो मेजर लैंड फॉर्म है, कहीं आपको पहाड़ दिखेगा, कहीं आपको पठार दिखेगा, कहीं आपको मैदानी भाग दिखेंगे। ये दो प्रोसेस के उस तरह से होते। पहला होता है इंटरनल प्रोसेस, जिसको हम आंतरिक प्रक्रिया कहते हैं। इंटरनल प्रोसेस का मतलब होता है आंतरिक प्रक्रिया, यानी हमारे धरती के अंदर कुछ कुछ चीजें होते रहती हैं जो हम देख नहीं पाते हैं ना, जो हम देख नहीं पाते, लेकिन वो धीरे धीरे कुछ कुछ प्रक्रियाएं होती रहती हैं, जिससे क्या होता है, कहीं आपको अपलिफ्टमेंट मिलता है तो कहीं सिंकिंग मिलेगा, यानी कहीं आपको धरती ऊपर उठी हुई दिखेगी तो कहीं नीचे धंसती हुई दिखेगी। ये किससे होता है, इंटरनल प्रोसेस की तरह से, यानी आंतरिक धरती के अंदर कुछ ना कुछ होते रहता है, जिसके कारण कहीं आपको धरती ऊपर दिखेगी, जैसे आपको यहाँ मिल गया पठार, तो कहीं आपको नीचे दिखेगी। इसी सब चीजों के कारण क्या होता है, लैंड का फॉर्मेशन होता है, अलग अलग तरह के लैंड का फॉर्मेशन। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि लैंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो दो प्रोसेस से होता है। पहला प्रोसेस इंटरनल होता है, यानी आंतरिक होता है, धरती के अंदर होता है। उस प्रोसेस के कारण कहीं धरती आपको ऊपर दिखेगी, अपलिफ्टमेंट का मतलब होता है ऊपर उठा हुआ, तो कहीं सिंक दिखेगी, नीचे धंसी हुई दिखेगी, है ना। तो ये प्रोसेस होता है, हमारे पृथ्वी की सतह इसी तरह से बनी है, हमारे मेजर लैंडफॉर्म इसी तरह से बने हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा प्रोसेस होता है एक्सटर्नल प्रोसेस। व्हाट इज एक्सटर्नल प्रोसेस? सेकंड और द एक्सटर्नल प्रोसेस इज अ कंटिन्यूअस वेदरिंग डाउन और रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड, यानी दूसरा या बाहरी प्रक्रिया भूमि की सतह का लगातार घिसना और फिर से बनना। यानी क्या होता है, भूमि की सतह जो है, ये लैंड है, घिस रही है, फिर बन रही है, फिर घिस रही है, फिर बन रही है, फिर घिस रही है। मान लो कि हमने देखा कि यहाँ पर ये है, यहाँ पे थोड़ा सा एलिवेटेड है, थोड़ा सा ऊंचा है यहाँ की जमीन, तो क्या होता है, हवा पानी इन सब के बहाव के कारण धीरे धीरे, स्लो प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में हट जाता है, स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे क्या होता है कि धीरे धीरे कुछ सालों बाद आपको ऐसी प्लेन दिखेगी, तो क्या होगा, घिस के हट गई, और फिर क्या होगा, फिर कभी कुछ सालों बाद देखोगे कि फिर से ऐसे बन गई, है ना। तो ये सब किसके कारण होता है, ये आपको हवा, बहते हुए पानी के कारण, बर्फ के कारण, हवा के कारण, तेज हवा आती है ना, तो जो बहुत सारी जमीन को उड़ाते हुए लेके जाती है। पानी का बहाव, जैसे हमने आप सॉइल इरोजन पढ़ा था, तो क्या होता है, पानी की बहाव में क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, मिट्टी का कटाव होता है, मिट्टी क्या होती है, कट के बह जाती है पानी के बहाव के साथ, है ना। तो बस यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सटर्नल प्रोसेस क्या होता है, दूसरा या बाहरी प्रक्रिया भूमि की सतह पर लगातार घिसता है, बनता है, बनने बिगड़ने की प्रक्रिया आप इसको कह सकते हो। पृथ्वी की सतह के घिसने को, अब घिसता भी है और बनता भी है, तो घिसने को हम अपरदन कहते हैं और फिर से बनने को निक्षेपण कहते हैं। याद रखिएगा, जो जैसे फॉर्मेशन होता है ना, वेदरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस, जिसको हम इरोजन, जैसे अर्थ सरफेस वेदरिंग अवे हट जाती है, जैसे मान लीजिए इस तरह की है, वो हट के ऐसी बन गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इरोजन, जिसको हिंदी में अपरदन कहते हैं, ठीक है। अगर क्या कभी कभी क्या होता है, हवा पानी बर्फ इन सब के कारण क्या होता है, कभी कभी प्लेन जमीन पे आपको बहुत सारे आपको एलिवेटेड पोर्शन दिखेंगे, तो उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब होता है निक्षेपण, ठीक है ना। तो यही दो प्रक्रिया से क्या होती है, धरती बनती है, फिर बिगड़ टूटती है, फिर बनती है, फिर टूटती है ना। तो ये दो प्रक्रियाएं हैं जो हमने पढ़ा। पहला इंटरनल प्रोसेस, इंटरनल प्रोसेस में हमने देखा कि जो धरती के अंदर हो रही है, जहाँ पे धरती सेम वही हो रहा है, बन रहा है, फिर नीचे जा रही है, फिर ऊपर आ रही है। हमने दूसरा प्रक्रिया क्या देखा कि क्या हो रहा है, धरती क्या हो रही है, घिस रही है, फिर बन रही है, घिस रही है, बन रही है। घिसने की प्रक्रिया को अपरदन कहते हैं और बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो वेदरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन, और प्रोसेस इज बीइंग लोअर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन। जो क्या हो गया, धरती लोअर हो गई। मान लीजिए ऐसे प्लेन एरिया है,
तो प्लेन एरिया क्या हो गया, इरोजन के कारण ऐसी हो गई है ना, नीचे चली गई। तो फिर से डिपोजिशन, फिर से आके हवा के कारण मिट्टी यहाँ पे फिर से भर गई और डिपोजिशन हो गया, यानी निक्षेपण हो गया। बस यही चीजें यहाँ पे बनी है। और इन सब चीजों के कारण लैंड फॉर्म का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम पर्वत, पठार और मैदान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मेन इस चैप्टर में समझने की बात यही थी, है ना। अब हम एक एक करके आपको यहाँ पे मेजर लैंडफॉर्म जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है। माउंटेन क्या होता है, प्लेट्यू क्या होता है, प्लेन क्या होता है। आप यहाँ पे फिगर में देखिए, एक बार मैं आपको बता दूं कि माउंटेन जो होता है ना, ये नेचुरली बना रहता है, कोई मैन मेड नहीं होता है, या हम और आप नहीं माउंटेन बनाते। ये प्रकृतिक द्वारा बनाया गया एक ऐसा लैंडफॉर्म है जो कि आपको क्या होगा, उसका ब्रॉड बेस होगा। बेस कैसा रहता है, ब्रॉड। जो उसकी जो नीचे की जो बेस होती है वो क्या होती है, चौड़ी होती है। और उसकी जो ये जो होती है ना, जिसको हम सबमिट कहते हैं, हील, ये ऊपरी पार्ट बहुत सकरा रहता है, बहुत पतला रहता है। ठीक है, अगर प्लेट्यू की बात करें तो प्लेट्यू भी नीचे ब्रॉड बेस रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एकदम इस तरह से ट्रायंगुलर शेप का दिखेगा। वो क्या होता है, फ्लैट, ऊपर का पोर्शन क्या होता है, फ्लैट होता है, समतल होता है। और मैदानी भाग तो आप देख ही सकते हो कि इस तरह का मैदानी भाग एकदम फ्लैट सरफेस रहता है, मैदानी भाग। तो ये बेसिकली मैंने आपको फिगर दिखाकर समझाना चाहा। ठीक है, अब हम माउंटेन को अच्छे से पढ़ते हैं। पहाड़ पृथ्वी की सतह की कोई भी प्राकृतिक ऊंचाई है, यानी नेचुरली क्या होता है, ऊंचा एलिवेटेड सरफेस होता है। अर्थ का नेचुरली एलिवेटेड सरफेस यानी प्राकृतिक ऊंचाई होती है। वो हम और आप नहीं मिलाए हैं, वो प्रकृतिक ने बनाया है इस तरह से। एलिवेटेड का मतलब होता है ऐसे उठा हुआ, है ना, तो एलिवेटेड है यानी ऊंचाई है। एलिवेटेड का मतलब ऊंचाई है। अब क्या होता है कि ये जो होता है ना, इसके जो ये ऊपरी पार्ट को हम क्या कहते हैं, सबमिट कहते हैं, जो कि बहुत नोकीली होती है ना, पतली सी होती है, और नीचे ब्रॉड बेस होता है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, बर्फ की नदियां स्थायी रूप से जमी होती है। हमें क्या पता है, जो बर्फ वाली नदियां रहती हैं, ठंडा होने के कारण, वो बहुत कम टेम्परेचर होने के कारण जमी हुई रहती हैं, बर्फ के रूप में रहती हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। और हमारे देश में कौन सा ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है ना। तो सियाचिन ग्लेशियर में कहाँ है, अभी जो हमारे देश के जो सैनिक है वो भी तो वहाँ रहते हैं ना, सियाचिन। सोचिए वहाँ का जो रहने का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, वहाँ की जलवायु कितनी ज़्यादा ठंड होगी, कितनी मतलब कितने बुरे परिस्थितियों में भी वो हमारे देश की सेवा करते हैं और वहाँ पे डटे हुए हैं। ठीक है ना, तो ग्लेशियर क्या कहते हैं, बर्फ से बनी हुई नदियां जो कि बर्फ से ढकी रहती हैं, है ना, सालों भर ठंड के कारण। क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं ना, वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है और आपका टेम्परेचर भी कम होता है, जिससे वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है ना। अब एक इसमें क्या बताया गया है कि जब हम माउंटेन पढ़ेंगे तो बहुत सारी पहाड़ें होती हैं, बहुत सारी पहाड़ें होती हैं इस तरह, तो एक लाइन से बनी होती है ना, बहुत एक लाइन में रहती हैं, तो उसे हम बोलते हैं श्रृंखला या रेंज, है ना। उसे क्या कहते हैं, श्रृंखला या रेंज बोलते हैं, है ना। तो जैसे हमने क्या बोला, माउंटेन रेंज, है ना, माउंटेन रेंज बोलते हैं उसको, है ना, माउंटेन रेंज या पर्वत श्रृंखला हम उसे कहते हैं, जब एक साथ बहुत सारी एक साथ लाइन से रहती हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, हिमालय क्या है, हिमालय माउंटेन रेंज है। हमने हिमालय का नाम पढ़ा है, हिमालय माउंटेन रेंज है। लेकिन माउंट एवरेस्ट क्या है, हिमालय रेंज की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारी पर्वत श्रृंखला है हिमालय की, है ना, उसमें एक बहुत ऊंची है जिसको हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं। यानी हिमालय रेंज की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट, है ना। तो जब बहुत सारी पर्वतमालाएं एक साथ जुड़ती हैं तो रेंज बनाती हैं, श्रृंखलाएं बनाती हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जैसे पहाड़ों की जो एक पंक्ति में रहेंगी उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलेंगे या श्रृंखला बोलेंगे। अब उसका अगर एग्जाम्पल आपको बताना पड़े तो कौन कौन सी होगी, जैसे हिमालय क्या है, एक रेंज है। अल्प्स क्या है, आल्प्स क्या है, रेंज है। एंडीज क्या है, रेंज है। एंडीज के बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था ना, जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वर्ल्ड की, वो क्या है, एंडीज। और वो कहाँ है, वो है साउथ अमेरिका में, उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। ठीक है, अब उसके बाद हम माउंटेन पढ़ रहे हैं, तो माउंटेन के 3 प्रकार होते हैं, 3 तरह के आपको माउंटेन दिखेंगे। पहला होता है फोल्ड माउंटेन, दूसरा होता है ब्लॉक माउंटेन, और तीसरा होता है ज्वालामुखी माउंटेन। यानी 3 तरह के आपको माउंटेन मिलेंगे, एक को फोल्ड माउंटेन, एक को ब्लॉक माउंटेन, और ज्वालामुखी माउंटेन को वॉल्केनिक माउंटेन के नाम से हम
जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस इंग्लिश में वही चीजें लिखी हुई है कि माउंटेन इज एन एनी नेचुरल एलिवेटेड सरफेस, देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर ऑफ आइस। परमानेंटली फ्रोजन रिवर ऑफ आइस को क्या कहते हैं? ग्लेशियर बोलते हैं। माउंटेन में भी रेंज इन अ लाइन, लाइन से रेंज अरेंज रहती है तो उसको क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। और हिमालय, एल्प्स और एंडीज क्या है? एक माउंटेन रेंज है। याद रखिएगा, हिमालय क्या है? माउंटेन रेंज है। एल्प्स क्या है? माउंटेन रेंज है। और एंडीज क्या है? माउंटेन रेंज है। सबसे लंबा माउंटेन रेंज कौन है? एंडीज है, जो कि साउथ अमेरिका में है, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन: फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड वॉल्केनिक माउंटेन। यानी फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और ज्वालामुखी माउंटेन। अब तीनों को हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, क्या होता है ये तीनों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ब्लॉक माउंटेन को हम पढ़ते हैं, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन क्या होता है? ब्लॉक माउंटेन जो होता है वो आपको इस तरह से ब्लॉक शेप में दिखेगा, है ना। ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक पर्वत क्या होता है? ब्लॉक पर्वत तब बनते हैं जब बड़े क्षेत्र टूट जाते हैं और लंबवत रूप से विस्थापित हो जाते हैं। यानी ब्लॉक माउंटेन आर क्रिएटेड व्हेन अ लार्ज एरिया आर ब्रोकन एंड डिस्प्ले वर्टिकली। क्या होता है ना कि लार्ज एरिया जो होता है ना, वो क्या होता है? इस तरह वर्टिकली, लंबवत का मतलब होता है वर्टिकली क्या होता है? टूट जाता है ना, टूट के अलग हो जाता है, तो वो ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब ब्लॉक माउंटेन में 2 चीज आपको देखने को मिलेगी, एक होता है रॉस्ट और एक होता है ग्रेवन, है ना। रॉस्ट एंड ग्रेवन क्या होता है? जो अपलिफ्टेड पार्ट होता है ना, ऊंचा पार्ट होता है ना, ऐसे उठा हुआ, उसको हम बोलते हैं हॉर्स्ट। और जो नीचे का दबा हुआ पार्ट होता है ना, नीचे झुका हुआ पार्ट, उसको हम बोलते हैं ग्रेवन, है ना। ऊपर उठे हुए ब्लॉक को हॉर्स्ट बोलते हैं और नीचे उतरे हुए ब्लॉक को ग्रेवन के नाम से जानते हैं। आप ध्यान में रखिएगा, ह्रॉस्ट कैसे कहते हैं? ह्रॉस्ट ऐसे ऊपर उठा हुआ रहता है और ग्रेवन नीचे रहता है। जैसे अगर इस फिगर में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे ऐसे बनाओ, ये होता है ह्रॉस्ट और नीचे वाला पार्ट होता है ग्रेवन। ये आपको ग्रेवन हो गया, ये हॉस्ट। ये कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको ब्लॉक माउंटेन में देखने को मिलेगा। ब्लॉक माउंटेन में क्या होता है कि ब्लॉक माउंटेन तब बनते हैं जब बड़े क्षेत्र टूट जाते हैं, है ना। बड़े क्षेत्र टूट जाते हैं लंबवत रूप से। लंबवत का मतलब होता है आपको इस तरह से टूटेंगे, है ना, लंबवत रूप से टूट जाते हैं, है ना। तो क्या बनाते हैं? ब्लॉक माउंटेन बनाते हैं, ठीक है। वर्टिकली आपको ये होते हैं, वर्टिकली टूटते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए, एक हमने क्या पढ़ना है? एक हमें पढ़ना है आपको माउंटेन में, ब्लॉक माउंटेन हमने पढ़ा। एक हमें पढ़ना है फोल्ड माउंटेन, ठीक है ना। तो फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं? 2 तरह के होते हैं, यहाँ पे आप समझ लीजिए। फोल्ड माउंटेन, एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन होता है और एक होता है न्यू फोल्ड माउंटेन। ओल्ड फोल्ड माउंटेन का मतलब होता है कि बहुत पहले वो बना है ना। ओल्ड फोल्ड माउंटेन का मतलब है कि बहुत पहले वो बन गया है। लेकिन न्यू फोल्ड माउंटेन जो है वो अभी बनना स्टार्ट हुआ है। अभी बनना स्टार्ट यानी अभी भी उसमें कुछ ना कुछ बन ही रहा है। जैसे अगर हम हिमालय की बात करें ना, या माउंट एवरेस्ट की बात करें, तो वो क्या है? वो न्यू फोल्ड माउंटेन है। अभी भी उसमें कुछ ना कुछ, उसकी ऊंचाई भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। लेकिन ओल्ड फोल्ड माउंटेन में हमारे देश में अरावली है ना, जो राजस्थान, आपको यहाँ गुजरात वाले एरिया में मिलता है, तो वो है ओल्ड फोल्ड माउंटेन, यानी पुराना माउंटेन है, जो कि पहले बन चुका है। तो फोल्ड माउंटेन में हमें यही 2 चीजें पढ़नी थी, ठीक है। चलिए, तो ये हमने ब्लॉक माउंटेन पढ़ा, ज्वालामुखी माउंटेन। अब देखिए यहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनती है। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण बनती है। क्या होता है? ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण कौन बनता है? ज्वालामुखी माउंटेन। जैसे अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो और जापान में कौन सा है? जापान में है फुयुजिमा पर्वत ज्वालामुखी माउंटेन रेंज के क्या है? उदाहरण है। अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो आपको इस चैप्टर में यही समझना है कि जो ज्वालामुखी पर्वत होती है ना, जो वॉल्केनिक माउंटेन होते हैं, वो कैसे बनते हैं? ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण, जो वॉल्केनिक प्रोसेस के थ्रू, ये एक्टिविटी के थ्रू ये बनते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम्पल में देना हो कि कौन से ऐसे ज्वालामुखी पर्वत है विश्व में जो प्रसिद्ध है, तो आप क्या बोलोगे? माउंट किलिमंजारो कहाँ का है? अफ्रीका का है। और जापान का कौन है? फुयुजियामा पर्वत, जो कि ज्वालामुखी पर्वत है, वो जापान में है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि वॉल्केनिक माउंटेन आर फॉर्म ड्यू टू द वॉल्केनिक एक्टिविटी, दैट इज माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अगर हमें देखना हो
तो नेक्स्ट हमें पढ़ना है प्लेट्यू और माउंटेन के बीच में डिफरेंस। आपको देखना है कि ये क्या है, ये माउंटेन है जो कि आपको नोकीली दिखेगी, है ना। यहाँ पे ऊपर वाली जो सबमिट होती है, जो क्या होती है, जो माउंटेन की सबसे ऊंची वाली जहाँ जहाँ पे एंड होता है ना, जो नोकीली होती है उसको हम सबमिट कहते हैं। और इसकी क्या होती है, फ्लैट सबमिट होती है, और इसकी क्या होती है, नोकीली होती है सबमिट, है ना। तो ये चीज़ आप समझना, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम प्लेट्यू पढ़ेंगे, यानी पठार क्या होते हैं, ठीक है। उससे पहले अगर आप मैं फिगर दिखाऊं, इस फिगर में आप क्या देखोगे कि हमारा जो देश है भारत है ना, यहाँ पे अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी मिलेगी। लैंडफॉर्म को देखा जाए, कहीं आपको वेस्टर्न घाट दिखेगा, कहीं आपको ईस्टर्न घाट दिखेगा, कहीं आपको नॉर्दर्न प्लेन दिखेगा। ये जो नॉर्दर्न प्लेन है ना, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, गंगा या उसकी सहायक नदियों के द्वारा यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, और जिसके कारण यहाँ की जमीन क्या है, बहुत उपजाऊ है। बाद में आगे की क्लास में जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, तो उसमें क्या पढ़ेंगे कि किस तरह से खादर, बांगर, ये सब जो ये होती है मिट्टी के प्रकार होते हैं, किस तरह से यहाँ की जो प्लेन एरिया है ना, नॉर्दर्न प्लेन, उसको उपजाऊ बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे देश में आपको माउंटेन रेंज भी दिखेगा, आपको डेजर्ट भी दिखेगा, यानी आपको मरुस्थल भी दिखेंगे, आपको ये प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, हमारे देश में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है जिसको हम बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू या पेनिसुलर प्लेट्यू भी कहेंगे। आपको यहाँ पे वेस्टर्न घाट मिलेंगे, यहाँ पे ईस्टर्न घाट मिलेंगे। इन सब चीज़ों की डाइवर्सिटी हमारे देश में मिलती है। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्लेट्यू पढ़ने वाले हैं ना। प्लेट्यू में हम हमारे देश का सबसे फेमस प्लेट्यू कौन है, डेक्कन प्लेट्यू, जो कि कहाँ कवर किया हुआ है, ये जो आप देख रहे हो, अब थोड़ा सा गुजरात का पार्ट है, महाराष्ट्र का पार्ट है, एमपी है ना। इधर आपको थोड़ा बहुत आपको इधर कर्नाटक वाला भी पार्ट लेता है, आंध्र प्रदेश वाला भी कुछ पार्ट रहता है। यहाँ पे आपको डेक्कन प्लेट्यू मिलेंगे, ठीक है। और शेप क्या है डेक्कन प्लेट्यू का, ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगुलर शेप का है, यानी आपको ट्रायंगल शेप का क्या है, आपका डेक्कन प्लेट्यू है। अब प्लेट्यू यानी पठार को हम पढ़ रहे हैं, कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। ए प्लेट्यू इज एलिवेटेड फ्लैट लैंड। एलिवेटेड तो रहेगा, एलिवेटेड मतलब ऐसे ऊंचा तो रहेगा, लेकिन लैंड क्या होगा, ऐसे फ्लैट रहेगा, उसको हम प्लेट्यू कहेंगे। डेक्कन प्लेट्यू इज इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू। ओल्डेस्ट प्लेट्यू की अगर हम बात करेंगे तो डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया का नाम आएगा, है ना। और तिब्बत प्लेट्यू जो है वो हाईएस्ट प्लेट्यू है। हाईएस्ट प्लेट्यू का जब हम नाम पूछा जाएगा तो आप किसका नाम दोगे, तिब्बत का प्लेट्यू का। अफ्रीकन प्लेट्यू क्या है, वो बहुत फेमस है, किस लिए, गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए, यानी वहां पे गोल्ड और यानी सोने और हीरे के क्या है, खान है। कहाँ पर, अफ्रीका में जो प्लेट्यू है ना। लावा प्लेट्यू आर रिच इन ब्लैक सॉइल। लावा प्लेट्यू में ब्लैक सॉइल भरपूर मात्रा में होता है, जिसके कारण वो फर्टाइल होता है और कल्टीवेशन के लिए अच्छा होता है। अब इसी चीज को हम समझते हैं कि पठार एक ऊंची सपाट भूमि है। भारत पे दक्कन का पठार सबसे पुराना पठारों में से एक है। अगर पूछा जाए कि दक्कन का पठार क्या है, तो सबसे पुराने पठारों में से एक है। और तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। कहाँ का पठार सबसे ऊंचा है, तिब्बत का पठार है ना, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक का है, ठीक है। पठार आसपास के क्षेत्र से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसकी ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होती है। मेज का मतलब होता है टेबल की तरह क्या होती है, सपाट होती है ना। तो बस पठार के बारे में इतना ही आपको दिया हुआ था जो कि हमें पढ़ना है, ठीक है। अब पठार आसपास के क्षेत्र से अधिक उठा हुआ था तथा उसकी मेज के सपाट ये हो गया। अफ्रीका का जो पठार है वो किस लिए फेमस है, सोने और हीरे के लिए। वहां पे सोने और हीरे का खनन होता है, माइनिंग होती है, इसलिए प्रसिद्ध है। लावा पठार काली मिट्टी में समृद्ध है, जो कि उपजाऊ है और खेती के लिए अच्छी मानी जाती है, ठीक है ना। अच्छा बताओ, ब्लैक सॉइल में कौन सा ये होता है, ब्लैक सॉइल में कौन सा हम खेती, किसकी खेती करते हैं, तो हम कॉटन की खेती करते हैं, है ना। कॉटन, आपको मूंगफली हो गया, आपको सोयाबीन हो गया, ये सब ब्लैक सॉइल में होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे पठार का एक इमेज है जो आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे प्लेन क्या होता है। प्लेन आर ए लार्जेस्ट स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड, यानी पूरा फ्लैट लैंड से क्या होता है, भरपूर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन कहेंगे। प्लेन का इमेज मैंने दिखाया था। जैसे अगर इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन की हम बात करें, नॉर्दर्न प्लेन में जो ये आपका यूपी, बिहार, आपका हरियाणा, दिल्ली, ये सब जो एरिया है ना, ये नॉर्दर्न प्लेन का पार्ट है, जहाँ पे आपको
आपको पहाड़ पठार नहीं दिखेंगे, आपको प्लेन एरिया दिखेगा। मोस्ट ऑफ द प्लेन आर फाउंड बाय द रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। प्लेन का फॉर्मेशन क्या होता है? नदियां और उसकी सहायक नदियां जो होती हैं, जिसको हम ट्रिब्यूटरी कहते हैं, उससे बनी हुई है। और सबसे फेमस जो इंडिया में है वो इंडो गैंगेटिक प्लेन आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए, प्लेन एरिया में आपको पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वहाँ पे संसाधन है ना, वहाँ पे संसाधन है, आपको इजीली हर चीज़ मिल सकता है। अब पठारी एरिया में क्या होता है? रास्ते जो होते हैं वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, आपको घूम घूम पर आपको ऊंचाई पे जाना होता है, तो उसके कारण संसाधन कम मिलेंगे वहाँ पे। तो जहाँ पे प्लेन एरिया रहेगा, पानी के अच्छे साधन रहेंगे, रहने के अच्छे साधन रहेंगे, तो वहाँ पे पॉपुलेशन तो ऑब्वियस है कि ज़्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैदान समतल भूमि के बड़े हिस्से होते हैं। अधिकांश मैदान नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित होते हैं। यानी मैदान कैसे बनते हैं? नदियों और सहायक नदियों के द्वारा निर्मित होते हैं। अब नदियाँ क्या होती है? बहते हुए आती हैं तो बहुत सारी मिट्टी भी तो लेकर आती है ना। वो मिट्टी क्या होती है? डिपोजिट होती जाती है। डिपोजिट, कहीं की मिट्टी कहीं और चली जाती है तो डिपोजिट होती रहती है। इसमें भी फिर वही मैंने पढ़ा ना, बताया था ना, एक्सटर्नल प्रोसेस, इरोजन हो रहा है ना, और क्या हो रहा है? डिपोजिशन हो रहा है, तो अलग अलग लैंडफॉर्म फॉर्मेशन होता है। भारत में सिंधु नदी के मैदान देश की सबसे घनी क्या है? आबादी वाला क्षेत्र है। सामान्यतः मैदान अधिक उपजाऊ होता है तथा यह आवास और एवं परिवहन के लिए साधनों का निर्माण करना आसान होता है। इसलिए मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। इसलिए मैदानी भाग में आपको बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन पहाड़ी और पठारी भाग में आपको पॉपुलेशन कम मिलेगा। पॉपुलेशन कम मिलेगा तो आपको पॉल्यूशन भी कम मिलेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है? रीजन थी। तो ये जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाई, मेजर लैंडफॉर्म ऑफ अर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इन्हीं सब चीज़ों को हमें पढ़ना है। एक एक पॉइंट, एक एक स्टेटमेंट ध्यान में रखिएगा। मैं आगे चल के आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा हम इस पर क्या करने वाले हैं, के क्वेश्चन को बनाएंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। और इसके बाद, इस क्लास के बाद आपको नेक्स्ट जो क्लास आएगा, इस चैप्टर का MCQ आएगा, उसमें आपको ये चैप्टर और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, है ना। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, बाय।